Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. वरना बाकी आप समझ लीजिए केजरीवाल आज की तारीख में बहुत भयभीत नजर आ रहे हैं। उनके सारे बयान देख लीजिए, आप उनकी सारी हरकतें देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये पहला चुनाव है जिसमें केजरीवाल ना अपने एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, ना अपने हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं, ना दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं, ना यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि वो हर जगह उनका झूठ बेनकाब हो चुका है, तो वो कुल मिला के सिर्फ एक बात कह रहे हैं, पैसा लो वोट दो। ना वो सही है। आप देख रहे हैं कि वो वहाँ भी कुछ कुछ तो ऐसा लगता है ना। अब राहुल गांधी ने अचानक अपनी सभा कैंसिल कर दी। हो सकता है संदीप दीक्षित ने कुछ कहा हो कि यार कैंसिल कर दो, मेरे वोट कट जाएंगे अगर तुमने पद यात्रा कर दी हमारे नई दिल्ली में। तो नहीं, पद मेरा यात्रा करने मेरा वाले थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैंने आपके चैनल पे भी कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का अकेले लड़ने का जो फैसला है वो दिल्ली की यूनिट का है, दिल्ली प्रदेश यूनिट का है। राहुल गांधी इस बार भी समझौता करना चाहते थे। राहुल ने कोई चुनाव अकेले लड़ा कहाँ है? राहुल और ये क्या नाम है, अखिलेश यादव, ये अकेले चुनाव लड़ने में कहाँ भरोसा करते हैं? तो आप, वो तो अभी भी समझौता करना चाहते थे भाई। वो इतना ज्यादा इस समय एहसास कमतरी, इतना ज्यादा हीन भावना के शिकार हैं कि वो अकेले लड़ने किसी की हिम्मत ही नहीं। लेकिन दिल्ली की प्रदेश यूनिट ने लगातार इस बार हावी होके कहा कि साहब ये तो पार्टी खा जाएगा, हमारी खाई गया है। पंजाब में खा गया, दिल्ली में खा गया, गुजरात में जाके 14% वोट पाया और 14% मेरा वोट, हम ही लोग का वोट कम हुआ। तो कभी कभी तो मैं ये भी कहता हूं कि साहब, भारतीय जनता पार्टी की तो दोनों हाथ में लड्डू है। केजरीवाल हार गया तो केजरीवाल हार गया, और केजरीवाल जीत गया तो फिर खुले सांड की तरह पूरे देश में घूमेगा कांग्रेस का वोट खाने के लिए। तो आप समझिए ना, भाजपा के तो दोनों हाथ में लड्डू उनको नजर आ रहे हैं। हाँ, बात तो आपकी सही है। दोनों हाथों में ही लड्डू है इस हिसाब से तो। क्योंकि केजरीवाल के दो और जो लेफ्टिनेंट्स हैं वो भी बड़े समस्या में हैं। आतिशी को रमेश भिदोड़ी ने ऐसी तैसी कर रखी है, और हमारे जो हैंडसम सिसोदिया जी हैं उनका तो दिख ही नहीं रहा। सौरभ भारद्वाज को और गोपाल राय को इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने वॉक ओवर दे दिया एक तरह से। तो नहीं, नहीं तो वो जो मुझे लग तीसरी रहा है लिस्ट साहब, ये इनकी, तीसरी भाज लिस्ट बड़ी कमजोर दिखी मुझको, इनकी तीसरी लिस्ट। नहीं, मुझे मुझे लगता है साहब, मैंने जो तीसरी लिस्ट देखी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की पार्टी में, आम आदमी पार्टी में एक गुट पैदा करना चाह रही है उन नेताओं का जो जीत जाए। केजरीवाल या तो हार जाए या बहुत मार्जिन पे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और शर्तों के हिसाब से कोई पद वो ग्रहण कर ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री यानी कि कोई पद नहीं ग्रहण कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल नहीं साइन कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। और केजरीवाल ने आतिशी को काम चलाओ मुख्यमंत्री कह के अपने इरादे एकदम साफ कर दिए कि ही हैज नो इंटेंशन ऑफ रिपीटिंग। मतलब अगर वो जीत जाते हैं किसी तरह, तो उनका आतिशी को रिपीट करने का कोई इरादा नहीं है। अगर वो किसी तरह खुदा मेहरबान जीत गए, तो आप मानकर चलें कि वो तो सुनीता केजरीवाल को बैठा देंगे, कहेंगे अब चलो इसके ऊपर 5 साल बाद जवाब देना होगा, अभी बैठाओ। तो आप इसको क्या सुनीता बैठ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रवचन देती भी थी जब आप देखे थे केजरीवाल जेल में थे। तो जब आप आतिशी मार लेना को काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते हैं, तो एक बात तो साफ हो जाती है कि आपको आतिशी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, नहीं बनने देना है। आपको सिसोदिया को नहीं बनने देना है, क्योंकि जो शर्तें आप पे लागू, उसी शर्तों को ना सिसोदिया बन पाएंगे, ना संजय सिंह बन पाएंगे, ना सत्येंद्र जैन बन पाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं को उठा रही है। उनको लगता है कि सब ठीक है, एक अच्छा, एक एक और विरोधी गुट बने इसमें। ये और जहां आपकी तक आतिश कंस्पिरेसी थियरी है। ये मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है। और ऐसे, और आतिशी मारलेना को जब आप हटाएंगे, तो उनको एक दिन बनेगा, एक दिन लगेगा जीतन राम मांझी बनने में। देखिए, पद पे चढ़ना सबको अच्छा लगता है, पद से उतरना किसी को अच्छा नहीं अच्छा, एक महाकुंभ की एक बात मैं पूछना भूल गया आपको। ये आईआईटी वाले बाबा का क्या किस्सा है? अब क्या किस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी बहुत पढ़े लिखे लोग अपना प्रोफेशन छोड़कर सनातन की तरफ अट्रैक्ट होते रहे हैं। और जरूरी नहीं कि हर आदमी गांजा पीता हो या भांग पीता हो या मेले में आके नागा बाबा बन जाए।
मुझे तो रज्जू भैया जैसे लोग भी याद हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। व्हाट अ ब्रिलियंट मैन ही वाज, व्हाट अ ब्रिलियंट मैन। और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के जिस तरह वो आरएसएस में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे तमाम लोग हैं। हम मैं आपको बताऊं, मुरली मनोहर जोशी फिजिक्स डिपार्टमेंट में थे, उनके पहले नरेंद्र सिंह गौड़ थे, रज्जू भैया हैं, और तमाम लोग टीचर्स साइंटिस्ट पहले हमेशा से आते रहे, वो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सनातन डॉक्टर हमेशा से हेडगेवार ब्राइट। स्वयं, डॉक्टर हाँ, हेडगेवार स्वयं स्वयं डॉक्टर, काफी। हाँ हाँ। तो सनातन इंटेलिजेंट माइंड्स को हमेशा अट्रैक्ट करता रहा, उसमें कोई भी बड़ी बात और नई बात नहीं है। नहीं, लेकिन वो बात दूसरा यहाँ हो पे रहा है सिर्फ ना ये, कि साहब उनको जूना अखाड़ा ने निकाल दिया। नहीं, अब वहां पे अब वो दिक्कत ये आ रही है कि ही इज अ बॉय, अभी यंग लड़का है। तो कोई उनका वीडियो कैसे चला रहा है, कोई उनका वीडियो कैसे चला रहा है, कोई उनके पुराने वीडियो उठा के ला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे पुरानी रील उठा के ला रहा है, तो उसको 2 दिन में विवादित कर दिया गया। तो अब वो कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा होगा कि अच्छा, वो जहां तक उसकी बात है, भाई इससे कोई दो राय नहीं है कि भाई वो आईटी से क्वालिफाई किया, और आईटी एंट्रेंस क्वालिफाई किया, फिर आईटी से उसने डिग्री किया, फिर फिजिक्स पढ़ाता था, अच्छा खासा बंदा था, और कोई भी चीज उसको वो सनातन की तरफ ले आई है। तो वो बाबाओं के पीछे बैठता है तो उससे कह रहे हैं गांजा पी रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, उसके पुराने वीडियो उठा लाए, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट उठा लाए। ठीक है, ये सब पासिंग रेफरेंस है, सब अपना होता रहता है, इसमें कोई नई बात साहब, नहीं है। और देखिए ना, आईआईटी इसको देखिए। आज मैं आईआईटी और आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हॉस्टल्स में ये कोई नई बात है क्या? नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं, वो तो अलग आ जाए। क्या याद दिला दिया आपने। मैं मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल से निकला हूँ, आप भी निकले हैं। वो तो तो देखा तो वहां है ही तो है कुछ, ना। लेकिन एक दूसरी बात भी है, यहाँ तो तरह तरह के केस आ रहे हैं, आप देखें तरह तरह के केस आ रहे हैं। आज ही बात हो रही थी कि देखिए, वो इटली से कुछ लड़कियां आई हैं और कितनी शुद्ध संस्कृत में श्लोक पढ़ रही हैं, और सब कह रही हैं, जबकि हम्म 50 साल पहले भी इटली से भी एक मोहतरमा आई थी, वो आज तक नर्मदा को नर्मदा नहीं बोल पाती, नर्मदा बोलती हैं। नर्मदा बोलती है, नर्मदा। तो नर्मदा। उनको क्या, हाँ, तो भाई उनको क्या दोष दें, वो तो इटली से आई हैं। जो यहाँ पैदा हुए हैं वो कुंभाराम को कुंभकर्ण कहते हैं। तो सब कमाल है साहब। हाँ, विश्वेश्वरैया नहीं बोला जाता उनसे। तो वो तो आइए आज अब भी नहीं आपका बोला जो जाएगा, है यो वो तो आज भी नहीं बोला, वो जिस दिन बोल देंगे विश्वेश्वर भैया, तो मैं उनको वोट देना शुरू कर दूंगा। वो आज भी नहीं बोला जाएगा। तो आइए अब चलते ले लेते हैं क्वेश्चंस, नहीं तो आप कहने लगेंगे कि साहब 40 मिनट हो गए, अभी 6 सेकंड बाकी हैं, तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। मनीष जी पूछ रहे हैं, सर क्या लगता है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी 29 लोकसभा चुनाव से पहले वानप्रस्थ लेंगे या बाद में, क्योंकि हिंदू योगी जी को अगला प्रधानमंत्री मान चुका है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मैं आई एम प्रिटी श्योर कि मोदी 2029 का चुनाव भी लड़ेंगे। 2029 में मोदी की क्या उम्र होगी? आई थिंक विल बी 79 और 78, इस तरह होंगे, हाँ। तो 79, 50 बॉर्न है ना। 79, 79। और ट्रम्प की क्या उम्र है इस समय? डोनाल्ड ट्रम्प की क्या उम्र है? उनके मित्र डोनाल्ड ट्रम्प की क्या उम्र है? तो वो तो लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, कि एक बात समझ लीजिए आप, उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश में ही है। योगी को उत्तर प्रदेश से हटाने की बात लोग करते हैं तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। योगी के भी कम से कम 10 साल यूपी में यार बड़ी इतना जरूरत है। स्वार्थी मत बनिए साहब, वो योगी को नहीं आगे नहीं भी नहीं नहीं, जाने आप दीजिए, समझ नहीं, कैसी आप बात। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप आज देखिए, मुलायम सिंह का आया है संभल वाले दंगे में, कैसे उसने सारे मुकदमे वापस लिए, एक झटके में ले लिए। तो मेरा कहना है मतलब, आज योगी वो तो आदित्यनाथ हट क्या, जाए उत्तर अभी प्रदेश, अभी सात हमारे सात बाइडेन साहब क्या सात कर रहे हैं, वो तो फ्यूचर मुकदमे भी पार्डन कर रहे हैं। नहीं, फ्यूचर नहीं, उन्होंने फ्यूचर, हाँ, मुकदमे पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो सरकार की जानकारी में ना आया हो, भविष्य में उस पर मुकदमा हो सकता है, तो माफी दे दो। अरे ये तो अभी अभी अविश्वसनीय, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी नहीं, अभी लेकिन न्यूज चल देखिए, रही है, एंटनी फॉची को एडवांस में बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी मुकदमे के, सिर्फ ये कि हाँ इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पर ही उन्होंने एडवांस में पार्डन कर दिया। अभी जस्ट अभी खबर आई, एक आज के दिन, मतलब आज इनॉग्रेशन होना है 12 बजे,
अमेरिकन ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, और 8 बजे वो पार्डन कर रहे हैं एंटनी फॉच। अच्छा, अब ये भी बड़ी कमाल की बात है, इनको हम बड़ी परफेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर आप सोच कर देखें, बाकी बाकी जाने दें, बाकी जाने दें, फर्ज कीजिए मुलायम सिंह यादव भी अगर अखिलेश यादव को इस तरह का क्षमादान देता तो हाहाकार मच जाता, हाहाकार मच जाता। ये कैसी डेमोक्रेसी है इनकी? और वो कैसा लोकतंत्र है जहां हारने वाला आदमी हार के 3 महीने सत्ता में रहता है और दुनिया भर के फैसले लेता है, दुनिया भर के फैसले लेता है एकदम। दुनिया भर। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है, आप देख। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये तो सौरभ मिश्रा जी का कंट्रीब्यूशन है, धन्यवाद आपको सौरभ जी। गौरव कुमार जी कह रहे हैं, सर सुनने में आया है वक्फ पे वक्फा लग गया। वक्फा का मतलब समझते हैं आपकी नहीं गौरव जी? वक्फा का मतलब होता है इंटरवल। वक्फ पे वक्फा नहीं लगा है, वक्फ पे अजाब आया है। गौरव जी। अनुपम सर, श्री राम सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सिर्फ अयोध्या के नहीं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो ये उन्होंने बता इसलिए रहे हैं लिखा है साहब। क्योंकि मैंने भगवान को अयोध्या नरेश कहा था, इसलिए उन्होंने कहा है। वो ठीक है। अयोध्या नरेश तो स्वयं को कहते हैं भाई, भगवान को तो कहते ही हैं अयोध्या नरेश, उनका एक नाम है, उनके अनेक नामों में से एक है, तो उसको अन्यथा या मतलब उसका जो है वो इतनी महीन मीमांसा ना की जाए मेरे विचार से। तो आपको मैं अब मुक्त करता हूँ। नहीं, मुक्त होने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, हमारे एक ट्विटर के मित्र हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है सर। उन्होंने कहा कि जब वो 15 मिनट की धमकी देने वालों को जब ये जनसमूह नजर आता होगा तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जब वो ऐसी कोई जनसमूह नजर आता होगा, हाथ में तलवार लिए ये हजारों नागा नजर आते होंगे, तो सोचता क्या होगा। तो मतलब मैं बार बार कहता हूं कि साहब, स्ट्रीट पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दुनिया भर के फैसले कराता है। और कुंभ उसी स्ट्रीट पावर का एक एग्जाम्पल होता है, एक मौका होता है। इस कुंभ की हाँ, जो थोड़ा सा गूंज है, फॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। हमने सुना है कुछ धर्म हाँ संसद हाँ वंसद होगी, कुछ फैसले वैसले लिए जाएंगे, हाँ। के बारे में भी लेकिन पता सर, ये जो करके रखिए। इस कुंभ की गूंज, वो जैसे डॉक्टर डैंग वाला जो थप्पड़ नहीं था जो बात तक सुनाई दिया था, इस कुंभ की गूंज आपको आने वाले सालों तक सुनाई पड़ती रहेगी। तो आइए आज की इस सभा का विसर्जन करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।